नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश मालविया यूट्यूब चैनल पे आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। देखिए मित्रों, हम पढ़ रहे हैं राजस्थान अध्ययन की किताब को। कक्षा 9 की किताब है। 2 अध्याय पहले पढ़ चुके हैं, तीसरा अध्याय हम पढ़ने वाले हैं। 2 अध्याय पढ़ चुके हैं। पहला अध्याय 1857 क्रांति, दूसरा अध्याय राजस्थान के क्रांतिकारी और आज पढ़ने वाले तीसरा अध्याय। ये तीसरा राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन, यानी राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन के बारे में हम पढ़ेंगे। तो राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन तीसरा अध्याय शुरू करते हैं। राजस्थान में ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य की स्थापना के पश्चात, यानी राजस्थान में ब्रिटिश सरकार के आधिपत्य की स्थापना हो चुकी थी, यानी अंग्रेजों ने यहाँ पे शासन स्थापित कर लिया था। उसके पश्चात यहाँ की आर्थिक स्थिति और सामाजिक परिस्थितियों में परिवर्तन आया, यानी कि आर्थिक स्थिति भी सही नहीं रही थी और सामाजिक स्थिति भी, उसमें भी काफ़ी सारा परिवर्तन आया। शासक अंग्रेजी संरक्षण कार्य स्वयं को सुरक्षित मानने लगे। यहाँ के जो शासक थे वो अंग्रेजों के साथ संधि करने के कारण अपने आप को सुरक्षित मानने लगे थे तथा अपनी किसान जनता के प्रति निरंकुश, यानी किसान जनता के ऊपर वो अत्याचार कर रहे थे, उनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं थे और उनसे विभिन्न प्रकार के लागत और कर लेते थे। साथ ही अंग्रेजों की नीतियों के कारण कुटीर उद्योग धंधे बंद हो गए थे। अंग्रेजों ने बड़े उद्योग स्थापित कर दिए, जिसके कारण छोटे कुटीर उद्योग बंद हो गए थे, बर्बाद होने लगे थे। वो तथा भूमि पर आश्रित जनसंख्या, यानी जनसंख्या जो अधिकतर भूमि पर आश्रित थी का प्रतिशत भी बढ़ने लगा, जनसंख्या बढ़ने लगी। इस प्रकार अब किसानों में असंतोष बढ़ता गया, यानी किसानों पे अत्याचार होने लगा, कर बढ़ा दिए गए, उनके उद्योग धंधे समाप्त हो गए, तो उनमें असंतोष बढ़ गया, जिसका परिणाम विभिन्न किसान आंदोलन के रूप में सामने आया। तो विभिन्न किसान आंदोलन के माध्यम से हम पढ़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं अपन की बिजोलिया किसान आंदोलन की। बिजोलिया किसान आंदोलन के बारे में पढ़ेंगे। बिजोलिया जो वर्तमान में भीलवाड़ा जिले में है और मेवाड़ राज्य में प्रथम श्रेणी का ठिकाना था, यानी मेवाड़ के अंदर ही था भीलवाड़ा, यानी उदयपुर, चित्तौड़ और भीलवाड़ा और राजसमंद मेवाड़ के अंदर गिने जाते थे। भीलवाड़ा भी मेवाड़ के अंदर ही था। इस जगह की भौगोलिक बनावट इस प्रकार की थी कि यहाँ के किसान आंदोलन के समय बड़ी सुगमता से पड़ोसी राज्यों में पलायन कर सकते थे, यानी यहाँ आंदोलन के समय जनता पड़ोसी राज्यों में आराम से जा सकती। यहाँ के अधिकांश लोगों का जीवन निर्वाह किस पे था? कृषि पे आधारित था। कृषकों में अधिकांश धाकड़ जाति के लोग थे। वे अपने परिश्रम और दक्षता के लिए प्रसिद्ध थे, यानी परिश्रम के लिए और दक्षता के लिए प्रसिद्ध थे। जाति के रूप में संगठित थे, यानी इकट्ठे थे संगठित रूप से, तथा पंचायत व्यवस्था में उनकी दृढ़ निष्ठा थी और पंचायत व्यवस्था को मानने वाले ये थे। 1894 ईस्वी में गोविंद दास की मृत्यु के बाद बिजोलिया ठिकाने के जागीरदारों किसानों के संबंधों में विभिन्न कारणों से कटुता आई, यानी गोविंद दास की मृत्यु हो गई थी, जिसके कारण यहाँ पे किसानों के और जागीरदारों के संबंध बिगड़ने लगे। बिजोलिया किसान आंदोलन ये आप देखिए। और बिजोलिया किसान आंदोलन का अध्ययन हम 3 भागों में कर सकते हैं। सबसे पहले प्रथम चरण 1897 से लगाकर 1915 ईस्वी का। इस काल में आंदोलन का नेतृत्व स्थानीय लोगों द्वारा किया गया है। यानी आपके प्रश्न बनता है कि बिजोलिया किसान आंदोलन का अध्ययन कितने भागों में किया गया? बिजोलिया किसान आंदोलन को कितने भागों में बांटा गया? 3 भागों में। प्रथम चरण जो था 1897 से 1915 ईस्वी तक का काल, इस काल का नेतृत्व स्थानीय लोगों ने, यानी वहाँ के ग्रामीण लोगों ने किया। आंदोलन का द्वितीय चरण, यानी द्वितीय चरण 1915 ईस्वी से आरंभ हुआ, जो 1923 ईस्वी तक चला। आंदोलन का यह काल अत्यंत महत्वपूर्ण था। इस काल में आंदोलन का संचालन राष्ट्रीय स्तर, यानी शुरुआत में तो ग्रामीणों ने किया, वहाँ के स्तर के लोगों ने, बाद में राष्ट्रीय स्तर के योग्य और अनुभवी व्यक्ति द्वारा संपन्न हुआ। अब यह आंदोलन राष्ट्रीय मुख्यधारा से जुड़ गया। तीसरा आंदोलन का पराभव काल था, जो 1941 ईस्वी में समाप्त हुआ, यानी यह आंदोलन बहुत लंबा चलने वाला था और 1941 समाप्त हुआ। 1897 ईस्वी में बिजोलिया के ठिकाने के हजारों किसान एक मृत्यु भोज के अवसर पर गिरधरपुरा गांव में एकत्रित हुए, यानी मृत्यु भोज के अवसर पर सब किसान एकत्रित हुए। यहाँ के ठिकाने के अत्याचार और शोषण से संतृप्त किसानों को एक दूसरे ने विचार विमर्श किया और निर्णय लिया कि उनके प्रतिनिधि उदयपुर के महाराणा उस समय फतेह सिंह से भेंट कर न्याय के लिए पुकार करे, किंतु इस प्रकार का कोई परिणाम नहीं निकला और रियासती सरकार द्वारा अपनाई गई निष्क्रियता एवं उदासीनता से बिजोलिया के शासक को किसान विरोधी नीति अपनाने को प्रोत्साहन मिला। यानी बिजोलिया के किसानों ने अपनी समस्या लेकर मेवाड़ के महाराणा फतेह सिंह के पास गए, लेकिन उनकी समस्या का समाधान कुछ भी नहीं हुआ और उनसे बिजोलिया के जो ठिकानेदार थे वो नाराज हो गए।
बिजोलिया जागीर का किसान पहले से ही विभिन्न प्रकार के लागों से और बोझ से दबा हुआ था और 1903 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह ने बिजोलिया अंचल में एक नया चौमरी कर हर व्यक्ति को अपनी लड़की के विवाह के अवसर पर 13 रुपये, कुछ साक्ष्यों में 5 रुपये लेना लिखा है, ठिकाने में जमा करवाना पड़ता था। फिर वर के लिए राव साहब के समक्ष उपस्थित होकर नतमस्तक आशीर्वाद प्राप्त करना आवश्यक था। इस अपमानजनक कर के लागू करने पर किसानों में रोष प्राप्त हो गया और किसानों ने इसका मुक्त विरोध किया, यानी बिना बोले। उन्होंने 2 वर्ष तक अपनी कन्याओं का विवाह ही नहीं किया, जिससे कि कर ही न देना पड़े। इसके बाद राव ने कुछ नाम मात्र रियायतें दी, किंतु संतुष्ट होने के बजाय किसानों को अपनी शक्ति का एहसास अवश्य हुआ। और उसके बाद आगे बात करते हैं अपन 1906 ईस्वी में राव कृष्ण सिंह का निसंतान देहांत हो गया। 1906 में कृष्ण सिंह की मृत्यु हो गई, निसंतान, उनके कोई संतान नहीं थी। उनके स्थान पर उनका निकट का संबंधी यानी पृथ्वी सिंह बिजोलिया का स्वामी बना और उसने मेवाड़ राज्य द्वारा नए जागीरदार को तलवार बंधाई के रूप में ली गई रकम का भार जनता पर डाल दिया। यानी कृष्ण सिंह ने चौबरी कर और पृथ्वी सिंह ने तलवार बंधाई का कर डाल दिया। किसानों ने इसका विरोध किया तो स्थानीय शासक ने किसान आंदोलन से जुड़े व्यक्तियों के विरुद्ध सख्ती से रुख अपनाया। यानी यहाँ के शासकों ने जो आंदोलन कर रहे थे उनके विरुद्ध कठोर उनको कड़ी सजा दी गई, यानी दमनकारी नीति का अनुसरण किया। और किसान नेता बिजोलिया आंदोलन में सबसे पहले जो किसान नेता थे वो थे साधु सीताराम दास, को ठिकाने के पुस्तकालय से सेवा मुक्त कर दिया। यानी ये पुस्तकालय के अंदर सेवा दे रहे थे तो वहाँ से इनको सेवा मुक्त कर दिया, क्योंकि इन्होंने किसान आंदोलन में भाग लिया था। अन्य किसानों को जेल में डाल दिया गया। 1914 ईस्वी में राव बुद्ध सिंह का देहांत हो गया। 1914 ईस्वी में राव पृथ्वी सिंह का देहांत हो गया और उसका पुत्र केसरी सिंह अल्पवयस्क यानी बहुत कम उम्र था। इसलिए जागीरी प्रशासन कोर्ट्स ऑफ वार्ड्स यानी महाराणा के नियंत्रण में चला गया, किंतु किसानों को फिर से कोई खास फायदा नहीं हुआ। उनके हालात जस के तस थे। इन हालात में इस प्रकार आंदोलन का प्रथम चरण पूर्ण हुआ, यानी पहला चरण 1914 ईस्वी का पूर्ण हो गया। उसके बाद इस आंदोलन का दूसरा चरण शुरू हुआ जब 1916 ईस्वी में दूसरा चरण 1916 ईस्वी में विजय सिंह पथिक, जिनका वास्तविक नाम भूप सिंह था, यानी तो आपके प्रश्न विभिन्न प्रकार से बन सकता है कि विजय सिंह पथिक का वास्तविक नाम क्या था, भूप सिंह। इन्होंने बिजोलिया किसान आंदोलन में कब भाग लिया, 1916 में, और आंदोलन का कौन सा चरण था, दूसरा चरण था। इस आंदोलन से जुड़ते हैं। विजय सिंह पथिक के कार्य करने की अपूर्व क्षमता थी। इन्होंने पूरी क्षमता के साथ उसका नेतृत्व किया। सर्वप्रथम उन्होंने किसानों को सुनियोजित रूप से संगठित किया, यानी किसानों को इकट्ठा किया तथा आंदोलन को व्यवस्थित स्वरूप प्रदान किया। उन्होंने बिजोलिया में विद्या प्रचारणी सभा का गठन किया। तो आपके प्रश्न बनेगा विद्या प्रचारणी सभा का गठन किसने किया, कब किया, कहाँ किया? तो बिजोलिया में किया 1916 में। ये विजय सिंह पथिक ने, जिसके तत्वाधान में पुस्तकालय, एक पाठशाला और एक अखाड़ा चालू किया। यानी एक पुस्तकालय जहाँ पे पढ़ाई कर सके, एक पाठशाला जहाँ पे मतलब पढ़ सके, और अखाड़ा जहाँ पे वो तैयार हो सके, यानी योद्धा जो लड़ने के लिए शासकों से, यानी किसान जो थे वो। वे राजनीतिक गतिविधियों के केंद्र बन गए। माणिक्यलाल वर्मा जो इस समय बिजोलिया ठिकाने में कर्मचारी के पद पर कार्यरत थे, पथिक के संपर्क में आए, यानी विजय सिंह पथिक के संपर्क में आए और उन्होंने पथिक से प्रभावित होकर ठिकाने की नौकरी से अवकाश ले लिया। यानी माणिक्यलाल वर्मा ने विजय सिंह पथिक के संपर्क में आने के बाद उन्होंने भी त्यागपत्र दे दिया, यानी नौकरी छोड़ दी। उन्होंने पथिक से आजीवन देश सेवा की दीक्षा ली, यानी आजीवन देश सेवा की दीक्षा ले ली। साथ ही किसानों को संगठित करने के कार्य में जुट गए। इस कार्य में साधु सीताराम दास का भी पथिक को बड़ा सहयोग रहा। विजय सिंह पथिक ऊपरमाल, भीलवाड़ा का क्षेत्र जो ऊपरमाल कहलाता है, अत्यधिक लोकप्रिय हो गए। वहाँ के निवासी उन्हें महात्मा जी कहकर संबोधित करते थे। आपके प्रश्न बनता है कि भीलवाड़ा ऊपरमाल क्षेत्र में महात्मा जी किसको कहा जाता है? विजय सिंह पथिक को। उनके आदेशों का पालन करने के लिए वे सदैव तैयार रहते थे। पथिक किसानों की दुर्दशा से परिचित हो चुके थे। इस भयावह स्थिति के निवारण हेतु पथिक ने किसान आंदोलन को सक्रिय बनाने का निर्णय लिया और
1917 ईस्वी में, ये 1917 ईस्वी में हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड के तत्वाधान में क्रांति का बिगुल बजाया। यानी हरियाली अमावस्या के दिन ऊपरमाल पंच बोर्ड के रूप में क्रांति की शुरुआत कर दी। तो कैसी लगी आपको क्लास? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इससे आगे की क्लास हम कल पढ़ेंगे।